दोस्तों आपने सुना होगा कि मुसलमानों का एक ऐसा दौर भी आया था जब उन्होंने बहुत तरक्की की थी साइंस में, आर्ट्स में, फिलॉसफी में, मैथमेटिक्स में और एजुकेशन की बहुत सारी फील्ड्स में। जी हाँ दोस्तों, आज हम बात करेंगे गोल्डन एज ऑफ इस्लाम की। 8th सेंचुरी से लेके 13th सेंचुरी तक चलने वाली अब्बासी खिलाफत में जो गोल्डन एज ऑफ इस्लाम आया था उसने मॉडर्न साइंटिफिक आइडियाज की बुनियाद रखी है। इस बात का आपको आइडिया तो होगा कि तरक्की पॉलिटिकल स्टेबिलिटी के बगैर पॉसिबल ही नहीं है। तो यही था 750 से लेके 1258 सीई तक इस खिलाफत के दौर में पॉलिटिकल स्टेबिलिटी बहुत थी और उसी की वजह से ये सारी इंटेलेक्चुअल परसूट्स हुई। अगर इसको इनफरादी तौर पर भी देख ले तो ऐसा ही है। अगर आपके बिल्स पूरे नहीं है, अगर आप पूरे मोहल्ले से लड़ते जा रहे हो तो जाहिर है ऐसे क्योटिक माहौल में फिलॉसफी कौन पढ़ता है या इनोवेशन का कौन सोचता है भाई। स्पेन से लेके इंडिया तक इस वास्ट एम्पायर का कैपिटल सिटी था बगदाद, जहां उस जमाने की मोस्ट फेमस लाइब्रेरी भी हुआ करती थी, हाउस ऑफ विजडम कहते थे जिसको, बैतुल हिकमा, जहां दुनिया भर के डाइवर्स सब्जेक्ट्स की किताबें हुआ करती थी। तो भाई ये सिर्फ महज एक लाइब्रेरी नहीं थी जहां पे लोग जाते हो और किताबें पढ़ते हो, बल्कि ये उससे कई ज्यादा था। ये एक स्कॉलरली हब था, एक इंटेलेक्चुअल सेंटर जहां पे बहुत सारे स्कॉलर्स आके कोलैबोरेशंस करते थे। हाउस ऑफ विजडम और बगदाद ओवरऑल एक ऐसा सेंटर बन चुका था जहां पर्शियन, ग्रीक, इंडियन, रोमन, इवन चाइनीज स्कॉलर्स भी आया करते थे और ये सब आके अपने आइडियाज एक्सचेंज करते थे, डिस्कशंस करते थे, बहस करते थे और इसी तरह जो एंशिएंट नॉलेज है वो प्रिजर्व होती थी। आसान जबान में बताऊं तो जो बड़े बड़े दिमाग होते थे ना उस जमाने के, वो यहाँ आके ग्रुप स्टडी करते थे। वो जैसे सही मुस्लिम में एक हदीस है ना कि इंसान के मरने के बाद उसके अमाल तो खत्म हो जाते हैं लेकिन 3 चीजें उसकी रह जाती हैं। पहला, जो उसने सदका दिया होता है यानी चैरिटी जो उसने की होती है। दूसरा, उसका ऐसा इल्म जिससे लोगों को फायदा हो। और तीसरा, उसकी नेक औलाद जो उसके लिए दुआ करती है। इस हदीस के सेकंड वाले पॉइंट पे गौर करना, ऐसा इल्म जो दूसरों को फायदा पहुंचाए। बस गोल्डन एज ऑफ इस्लाम का मेन इंग्रेडिएंट यही था। बगदाद में जब बड़े बड़े स्कॉलर्स आके कोलैबोरेट करते थे तो ऐसी अचीवमेंट्स हुआ करती थी जो आने वाली नस्लों को फायदा देती थी। एक साल में 365 डेज, 5 आवर्स, 46 मिनट्स और 24 सेकंड्स होते हैं। अरे भाई, इतना प्रिसाइज और इतना एक्यूरेट सोलर ईयर की लेंथ आखिर किसने निकाली, किसने बताया हमें? ये हमें बताया अल बतानी ने। मेडिसिन की बात करें तो एक बहुत बड़ा नाम आता है अल राजी। He was known as a pioneer of clinical medicine. उसने जो किताब लिखी, किताब अल हावी, उसको मेडिकल इंसाइक्लोपीडिया भी कहते हैं। ये जो मेरी आप वीडियो देख रहे हैं YouTube पे, ये किसी न किसी एल्गोरिथम के थ्रू आपके पास आई होगी। ये एल्गोरिथम कहाँ से आया? अल ख्वारिज़मी ने दिया हमें ये एल्गोरिथम। अल ख्वारिज़मी को फादर ऑफ अलजेब्रा कहते हैं। उन्होंने ही ये जो मॉडर्न अलजेब्रा है उसकी फाउंडेशन रखी है। बल्कि ये लफ्ज एल्गोरिथम उनके नाम से ही निकला हुआ है। अल ख्वारिज़मी नाम का जो लैटिनाइज्ड वर्जन है वो अलगरिदमी है और अलगरिदमी से ही आ गया एल्गोरिथम। लो जी, एक और बात आपने सुनी होगी कि आगे जाके रोबोट्स जो हैं वो इंसानों की जॉब्स छीन लेंगे। तो कौन सा था वो पहला रोबोट जिसने इंसान की जॉब छीनी थी? वो रोबोट भी अल जजारी ने बनाया था। वो एक ऑटोमेटिक हैंड वॉशिंग मशीन थी। अल जजारी की एक्सपर्टीज थी ऑटोमेटा, यानी चीजों को ऑटोमेटिक कर देना, खुद ही से चल पड़े। बल्कि ये वीडियो जो आप मेरी देख रहे हैं वो एक कैमरा से रिकॉर्ड की गई है और अगर इब्न हिशम ने वो पहला पिन होल कैमरा ना बनाया होता तो मैं ये वीडियो न रिकॉर्ड कर रहा होता। तो ये कैमरा की इन्वेंशन भी गोल्डन एज ऑफ इस्लाम में हुई है। एक्सीलेंट किस्म की कैलीग्राफी भी इसी दौर में थी। पोएट्री, प्रोज, लिटरेचर, आर्ट, भाई लिस्ट बहुत लंबी है। और जो ग्रीक स्कॉलर्स थे जैसे प्लेटो, एरिस्टोटल, हिप्पोक्रेटिस, इन सब के कामों को भी अरबिक में इसी दौर में ट्रांसलेट किया गया। बात यह है कि तब होती थी रिलीजियस टॉलरेंस, जो कि आज तो बिल्कुल भी आपको नहीं दिखती। मुख्तलिफ फेथ के, मुख्तलिफ कल्चर्स का जो इल्म है उसको वेलकम किया जाता था, उसको टेबल पे रखा जाता था, उस पे बात की जाती थी, उसको प्रिजर्व किया जाता था। जो नॉन मुस्लिम्स थे उनको इस दौर में प्रोटेक्शन दी जाती थी। हाँ, वो जिजिया टैक्स जरूर पे करते थे और इस टैक्स के एक्सचेंज में उनको प्रोटेक्ट किया जाता था। हिस्टोरियंस ये मानते हैं कि अब्बासिड डायनेस्टी में पेपर मेकिंग की जो टेक्निक थी वो उन्होंने चाइनीज से हासिल की थी। हुआ कुछ ऐसा कि जब 751 सीई में अब्बासिड डायनेस्टी और चाइनीज की टैंग डायनेस्टी की जंग हुई तो टैंग डायनेस्टी उसमें हार गई। तो मुसलमानों ने वहाँ जो पेपर बना रहे होते लोग थे उनको प्रिजनर ऑफ वॉर कर दिया। अब जब एक पार्टी जंग हार जाती है तो बहुत सारे कम्बैटेंट्स जो हैं वो तो मर जाते हैं, लेकिन बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जो प्रिजनर ऑफ वॉर बन जाते हैं, यानी कैदी। अब उन कैदियों में जो सबसे कीमती कैदी थे वो लोग जो पेपर बनाना जानते थे। चाइनीज के यहाँ भी जो पेपर मेकिंग की टेक्निक है
वो सिर्फ एलीट लोगों के लिए हुआ करती थी। बड़े ही अमीर कोई शाही खानदान के लोग हों तो ही उनके लिए पेपर बनाया जाता था। लेकिन वो जब मुसलमानों के कैदी बन गए तो उनको ये हुक्म दिया गया कि पेपर ज्यादा से ज्यादा बनाओ और इस टेक्निक को हमें भी सिखाओ। जब मैस क्वांटिटीज में पेपर बनने लग गया दोस्तों, तो यानी समझो इल्म को फैलने का एक और दरवाजा खुल गया। पेपर मिल्स भी बनाई गई और किताबें अब लोगों के लिए एक्सेसिबल भी हो गई। इवेंचुअली ये जो पेपर मेकिंग का स्किल है ये यूरोपियंस ने भी अडॉप्ट कर लिया। अब यूरोपियंस ने वो अडॉप्ट किया तो किया, लेकिन ऐसे नहीं कि अडॉप्ट करके छोड़ दिया, बल्कि उसमें मजीद कमाल कर दिया। एक जर्मन इन्वेंटर योहानस गुटेनबर्ग ने प्रिंटिंग भी इजाद कर दी। अब जब यूरोपियंस ने प्रिंटिंग की मशीन्स भी इन्वेंट कर दी तो काम और आसान हो गया। अब यानी इल्म को फैलने के लिए एक और दरवाजा खुल गया। लेकिन जब तक यूरोपियंस ने प्रिंटिंग मशीन्स बनाई थी तब खिलाफत बदल चुकी थी। तब अब्बासिद नहीं, ऑटोमन एम्पायर चल रही थी और ऑटोमन एम्पायर ने प्रिंटिंग को कबूल नहीं किया, बल्कि 300 साल तक प्रिंटिंग की इस टेक्नोलॉजी को बैन रखा। अब आप सोचे 300 साल तक टेक्नोलॉजी से दूर रहने का नुकसान कितना हो गया होगा, और मीनवाइल ये जो यूरोपियंस हैं वो कितनी तरक्की कर गए होंगे, वो कितना इल्म फैला चुके होंगे। अब ये जरा सर्कल चेक करें कैसा अजीब सा है कि पेपर मेकिंग की जो टेक्निक है वो मुसलमानों ने चाइनीज से हासिल की, फिर यूरोपियंस ने यही टेक्निक मुसलमानों से हासिल की और फिर यूरोपियंस उसमें मजीद तरक्की कर गए, वो प्रिंटिंग भी लेके आ गए। लेकिन अब प्रिंटिंग मुसलमानों को नहीं चाहिए। ऑटोमन एम्पायर ने जिन रीजंस की वजह से प्रिंटिंग को एक्सेप्ट नहीं किया उनमें मेनली ये थी कि यार अगर कॉपीज बनने लग गई तो हो सकता है कहीं कोई गलती हो जाए और कुरान की प्रिंटिंग में कोई गलती हो जाए, और वो वैसे ही मशीन से ज्यादा इंसान के हाथ पे भरोसा करते थे और उसको ज्यादा इज्जत देते थे। खैर, ऑटोमन एम्पायर अपने में एक बहुत बड़ा टॉपिक है जिस पे हम बात करेंगे कभी। वापस आ जाते हैं अपने टॉपिक पे कि ये गोल्डन एज ऑफ इस्लाम जो थी ये आखिर कैसे खत्म हुई। ये एक रात की बात तो हो नहीं सकती, तो इसका फॉल जो है वो भी आहिस्ता आहिस्ता हुआ है। दोस्तों, जब अब्बासी खिलाफत कमजोर होने लगी, जब अंदर ही अंदर झगड़े होने लगे, सिविल वॉर्स होने लगी, तभी समझ लो गोल्डन एज ऑफ इस्लाम का डाउनफॉल शुरू हो गया। जब गोल्डन एज ऑफ इस्लाम अपने पीक पर थी तो तब के खलीफा थे हारून रशीद और उनके थे 2 बेटे, अल आमीन, अल मामून। उन्होंने पूरे एम्पायर को 2 हिस्सों में तोड़ दिया और अपने बेटों को दे दिया। अल आमीन जो छोटा बेटा था उसको बगदाद और वेस्टर्न प्रोविंस दे दिया, और अल मामून जो था वो बड़ा बेटा था, उसको खुरासान, सेंट्रल एशिया, ईस्ट ईरान वाला पार्ट दे दिया। अब खलीफा ने अपनी एम्पायर को 2 हिस्सों में ये सोच के तोड़ा कि 2 भाई हैं, दोनों को जमीन मिल जाएगी, इस तरह यूनिटी में रहेंगे। लेकिन भाई ये एम्पायर को तोड़ना ही तो आगे जाके जंग की वजह बनी। 809 से लेके 813 सी तक इन 2 भाइयों के बीच में जंगों की एक सीरीज चली है। आखिरकार अल मामून जो कि बड़ा भाई था उसने छोटे को शिकस्त दे दी और बगदाद को फतेह कर लिया। आगे सुने, फतेह करने के बाद बड़े भाई ने अपने छोटे भाई को पनिश के तौर पे, सजा के तौर पे उसको मरवा भी दिया। सोचें आप, ये पावर कैसी चीज है। 2 भाई आपस में एक दूसरे को मारने पे आ जाते हैं। बड़ा भाई आ तो गया था लेकिन लोग जो थे वो इतना खुश नहीं थे, और एम्पायर जो है वो सिर्फ बादशाह नहीं चलाता, किंग नहीं चलाता, उसके साथ उसके गवर्नर्स भी चलाते। ये सब के बाद जो गवर्नर्स थे वो अब अपनी ऑटोनॉमी मांगने लगे थे, बल्कि वो तो कह रहे थे कि अब हमें इस पूरे एम्पायर का हिस्सा नहीं बनना। वो अलग होने की मांग करने लग गए थे कि अब हमें आज़ादी चाहिए, इंडिपेंडेंस चाहिए। दोस्तों, इतनी जंगों के बाद जो रिसोर्सेज होते हैं जाहिर है वो भी बहुत ज्यादा खर्च हो गए थे, और एक सेंट्रल अथॉरिटी जो थी वो अब वीक पड़ गई थी। और जब सेंट्रल अथॉरिटी ही कमजोर हो जाए तो फिर क्या होता है? बगावत, फिर रिवोल्ट होते हैं। सब अपनी शनाख्त को लेके आज़ादी मांगने लग जाते हैं। ऐसा ही हुआ नॉर्थ अफ्रीका की साइड पे सालों से अब्बासिद खिलाफत के अंडर में रहने वाली एक और ताकत अब उभर के आ गई थी जिसका नाम था फातिमिड डायनेस्टी। 909 सीई में इस डायनेस्टी ने अपना खलीफा चुन लिया था और उस खलीफा का नाम था अब्दुल्ला अल महदी बिलाह। सबसे अहम चीज जो फातिमिड डायनेस्टी और अब्बासिद डायनेस्टी को अलग कर रही थी वो था उनका सेक्टेरियन डिवाइड। फातिमिड डायनेस्टी इस्माइली शिया थे और अब्बासिद डायनेस्टी सुन्नी थे। फातिमिद कहते थे कि खिलाफत पे क्लेम उनका है क्योंकि वो हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बेटी बीबी फातिमा तो ज़हरा सलामुल्लाह अलैह की औलाद में से हैं, उन्हीं के डिसेंडेंट हैं। और अब्बासिद डायनेस्टी ये कहती थी कि खिलाफत पे हक तो उन्हीं का है क्योंकि वो हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चचा अब्बास रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के डिसेंडेंट्स हैं, उन्हीं की औलाद में से हैं। अब फातिमिड डायनेस्टी अब्बासिड डायनेस्टी से अलग तो हो ही गई थी, उन्होंने खलीफा भी अपना चुन लिया था और इजिप्ट को फतेह भी कर लिया था। 969 सीई में इजिप्ट को फतेह करने के बाद उन्होंने कायरो शहर को इजिप्ट का कैपिटल बना दिया और साथ ही
अल अजहर मॉस्क एंड यूनिवर्सिटी के नाम से एक इदारा बना दिया जहां वो अपनी शिया इस्माइली थियोलॉजी को पढ़ाते थे, उसको फैलाने की कोशिश करते थे। अब जब उनकी रिलीजियस आइडियोलॉजी और उनकी थियोलॉजी फैलने लगी तो अब्बासिद खिलाफत को भी एक फिक्र सताने लगी कि अगर ऐसा होता रहा तो फिर सुन्नी आइडेंटिटी जो है वो खतरे में पड़ जाएगी, क्योंकि ये गोल्डन एज ऑफ इस्लाम में तो बहुत सालों से दीनी के साथ साथ दुनियावी इल्म पे भी फोकस किया जा रहा था। बस इस आइडेंटिटी को, इस शनाख्त को खोने के डर से निजामिया मदरसा सिस्टम इंट्रोड्यूस कर दिया गया। यानी फोकस अब इस बात पे हो गया था कि एकेडमिक एजुकेशन तो ठीक है, लेकिन मदरसे की एजुकेशन भी अब लाजमी हो गई है, क्योंकि सुन्नी आइडेंटिटी को खोने नहीं देना। लेकिन हकीकत यह है दोस्तों कि ये फातिमिड्स और अब्बासिद की लड़ाई में एकेडमिक एजुकेशन जो थी, जो किसी दौर में गोल्डन एज ऑफ इस्लाम में बड़ी उरूज पे थी, वो पीछे होती गई। और याद रहे जो मैंने पहले कहा था कि तरक्की के लिए पॉलिटिकल स्टेबिलिटी होना बहुत जरूरी है। अब जब जंगें होने लगी, कॉन्फ्लिक्ट्स होने लगे, तो अमन तो बिगड़ना ही था। वही जो मैंने सबसे पहले कहा था कि भाई जब जंगें चल रही हो तो फलसफे का कौन सोचता है भाई। बेसिकली अब जो फोकस था वो पावर को सस्टेन करने पे लग गया, इनोवेशन से हट गया। इसी तरह जो गोल्डन एज ऑफ इस्लाम है उसका फॉल आता गया। लेकिन एक वाकया जिससे हम प्रॉपर तरीके से कह सकते हैं कि गोल्डन एज ऑफ इस्लाम बिल्कुल खत्म हो गई, वो तब था जब मंगोल्स ने अटैक किया। जी हाँ, 1258 सीई में मंगोल्स ने आके बगदाद पर हमला कर दिया। मंगोल्स की आर्मी को लीड करने वाला जो शख्स था वो था हलाकू खान, चंगेज खान का पोता। हमला करने से पहले उसने उस दौर के खलीफा मुस्तासिम को पैगाम पहुंचाया था, सरेंडर करो, सबमिट करो, अगर मंगोल आर्मी आ गई तो फिर तबाही होगी। लेकिन जाहिर है उस दौर के खलीफा ने अपनी डिग्निटी बरकरार रखी, ऑनर बरकरार रखी और इस ऑफर को रिजेक्ट कर दिया। फिर वही हुआ जिसका डर था। हलाकू खान अपनी इंतहाई ताकतवर आर्मी के साथ आया और बगदाद को बिल्कुल तबाह और बर्बाद कर दिया, हजारों बेगुनाहों को मार दिया और हाउस ऑफ विजडम की जो लाइब्रेरी थी दोस्तों, बैतुल हिकमा, उसके एक एक किताब के एक एक पन्ने को जला के खाक कर दिया। सदियों का मुख्तलिफ सकाफतों का इल्म कुछ ही घंटों के अंदर खाक हो गया। गोल्डन एज ऑफ इस्लाम की तारीख पढ़ने से एक चीज तो समझ आ जाती है कि डिफरेंस ऑफ ओपिनियन से जो फिरके बनते हैं, उन फिरकों से फितना होता है, और फितना यानी कि फिर, और जब यूनिटी गई, टुकड़े टुकड़े जब हो गए, तो फिर कितनी भी बड़ी एम्पायर क्यों ना हो, टूट के बिखर जाती है। काश हम बस एक चीज सीख लेते, अग्री टू डिसअग्री। काश इंसान डिफरेंस ऑफ ओपिनियन को रिस्पेक्ट करना सीख ले कि हाँ भाई तू ये मानता है, मैं ये मानता हूँ, आ जाओ किसी कॉमन ग्राउंड पे आते हैं। लेकिन दोस्तों ये मेरा ऐसे ही स्ट्रॉबेरी वर्ल्ड का ओपिनियन है, ऐसा होते हुए कभी दिखता नहीं है। बाय द वे, अगर आपने समझना है कि सुन्नी शिया कैसे स्प्लिट हुए तो हमारे दोस्त मोरू की वीडियो भी देख सकते हैं आप। सबको पता है कि कितना कमाल किस्म का काम करते हैं वो। चलो जी, उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर आई है तो उसको लाइक करें, सब्सक्राइब करें, बाकी अपने भाई को दें इजाज़त। मैं चलता हूँ, तब तक के लिए गुड बाय।